Hey guys, welcome to my YouTube channel Ace on Economics पर। I hope that you like my videos and share it too। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनने में, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच, और उसके बाद में हमारे टॉपिक कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में, जिसमें हमने बताया था पीछे जब मैंने डिफरेंस समझाए थे। पिछले वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच के बीच में डिफरेंस बताया था, जिसमें मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि जो कार्डिनल अप्रोच है उसके अंदर दो थ्योरी दी हुई थी, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वो दोनों ही थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच में हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के बारे में, कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के बारे में बताया गया था। तो आज हम इस थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं, इसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहली बात यह आती है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है या हमारी जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ये दी किसने थी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अप्रोच है ये दी हुई है हिग्स और एलन ने। ठीक है, जो कार्डिनल अप्रोच वाले जो पर्सन्स थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, वो ये मानते थे कि हम जो यूटिलिटी है उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक मेजरमेंट यूनिट भी दी थी जिसे हम यूटिल्स कहते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो बोलती है कि हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, हर पर्सन की यूटिलिटी चेंज होती है। मुझे ऑरेंजेस पसंद है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को ऑरेंजेस ना पसंद हो। ठीक है, तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी अलग है, लेकिन उस सामने वाले पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी अलग है। तो ऑर्डिनल अप्रोच वाले बोलते थे कि हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते थे, हम हमारी प्रेफरेंस ज़रूर बता सकते हैं, हम रैंक दे सकते हैं। जैसे मुझे ऑरेंजेस पसंद है और सामने वाले को ग्रेप्स पसंद है, तो वो ग्रेप्स को पहले प्रेफर करेगा और ऑरेंजेस को बाद में, और मैं पहले ऑरेंजेस को प्रेफर करूँगी और जो ग्रेप्स होते हैं उन्हें बाद में प्रेफर करूँगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रेफरेंस पे बेस्ड होता है। हम इसे रैंक दे सकते हैं, लेकिन हम मेज़र नहीं कर सकते इसे। ऑर्डिनल अप्रोच ने ये बोला था। तो ये दी थी थ्योरी हिग्स और एलन ने। दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ये देखिए जो मैं बात बता रही हूँ आपको कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस पर बेस्ड है, किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या पसंद है, मतलब लाइक और डिसलाइक की बात आती है यहाँ पे। मुझे जो चीज़ पसंद है ज़रूरी नहीं कि वो आगे वाले दूसरे पर्सन्स को भी पसंद हो। ठीक है, या उन्हें जो चीज़ पसंद है वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे पसंद हो। तो हम लोग हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को रैंक देते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं इसे फर्स्ट रैंक पर रखूँगी, और मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है तो मैं इसे सेकंड रैंक पर रखूँगी, और इसका अपोजिट दूसरे पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस पर बेस्ड होती है ये थ्योरी। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच गिव सेम सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व किसको कहते हैं? एक ऐसा कर्व जिसके अंदर आपके पास दो गुड्स होती है और दोनों गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम होगा। ठीक है, आप अगर इन गुड्स का कॉम्बिनेशन बना के चलते हो कि भाई मैंने 3 पार्ले जी बिस्किट खरीद लिए हैं और 2 ऑरेंज बिस्किट खरीद लिए, ठीक है, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन है कि मुझे पार्ले जी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है तो मैंने 3 पार्ले जी खरीद ली है, और मुझे ऑरेंज बिस्किट कम पसंद है तो मैंने 2 ऑरेंज बिस्किट खरीद लिए। तो ये 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन मुझे दोनों से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा, चाहे मैं 3 पार्ले जी खा लूँ चाहे मैं 2 ऑरेंज बिस्किट खा लूँ, जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो सेम है। ठीक है, तो ये बात करता है इंडिफरेंस कर्व। आई होप समझ में आया होगा। वापस समझा देती हूँ। इंडिफरेंस कर्व के अंदर जो गुड्स होती है उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम। ठीक है, और वो जो कॉम्बिनेशन है, चाहे हम किसी भी तरीके से उस कॉम्बिनेशन को बनाएं, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम ही होने वाला है। चाहे मैं 3 पार्ले जी और 2 ऑरेंज बिस्किट लूँ, चाहे मैं 2 पार्ले जी और 3 ऑरेंज बिस्किट लूँ, चाहे मैं 1 पार्ले जी और 4 ऑरेंज बिस्किट लूँ, तो भी मेरा जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन चाहे मैं कितने भी बना लूँ, लेकिन उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा।
ठीक है। तो आई होप कि आपको इंडिफरेंस कर्व समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है इनकी अजम्पशंस की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें उसकी अजम्पशंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अजम्पशंस बिना हम किसी भी थ्योरी को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें मानकर चलनी पड़ती है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो पहली चीज़ है कंज्यूमर इज रैशनल। ये मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया कि कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब क्या होता है, आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कंसीवेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। अब इसके अंदर बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो केपेबल है कि उसे किस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाने हैं गुड्स के, वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। जो चीज़ें उसे ज़्यादा पसंद है उनका क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीदेगा, और जो चीज़ उसे कम पसंद है उसकी क्वांटिटी वो कम खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस बना सकता है, या जिससे उसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है उसकी यूनिट्स ज़्यादा करेगा वो, और जिस यूनिट से उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलती है उसकी यूनिट्स कम कर देगा वो, ठीक है। जिस कॉमोडिटी से उसे सेटिस्फेक्शन कम मिलती है उसकी कम यूनिट कर देगा वो। तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन बना सकता है गुड्स के, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन है हमारी। थर्ड एजम्पशन है कंज्यूमर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो मुझे कोई ए चीज़ पसंद है बी के बदले, मैं ए को प्रेफर करूँगा किसके बदले, बी के बदले, ठीक है। और अगर मेरे को बी और सी में से चूज़ करना रहे तो मैं बी को प्रेफर करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास मान लो तीनों चीज़ें ए बी और सी, तो मैं किसको प्रेफर करूँगी, ए को, क्योंकि मैं बी के अपॉन में भी ए को प्रेफर कर रही हूँ तो सी के अपॉन में भी मैं ए को प्रेफर करूँगी। ये होता है कंसिस्टेंट बिहेवियर, कि जो चीज़ आपको पहले पसंद है ना आप उसे ही प्रेफर करोगे, चाहे आपके सामने 3 और नई चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन आप जिस चीज़ पर टिके हुए हो उस पर टिके रहोगे। कंसिस्टेंट बिहेवियर का मतलब ये होता है, ठीक है। इसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी डिक्रीजिंग। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या मानी जाती है कि डिक्रीज हो रही है। अब ये MRS होता क्या है ये भी पढ़ेंगे हम, पीछे नोट्स के अंदर मैंने लिखा है कि MRS क्या होता है, ठीक है। तो ये अजम्पशंस आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने वाली हूँ कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो ये देखो, ये कॉम्बिनेशन है मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और यहाँ पे मैंने x और y की यूनिट्स दे रखी है कि मैं x की 1 यूनिट और y की 25 यूनिट खरीदती हूँ। ये मेरा कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। मैंने x गुड की कितनी यूनिट खरीदी 1, और मैंने y गुड की कितनी यूनिट खरीदी 25। उसके बाद मैंने x गुड की कितनी यूनिट खरीदी 2, और y गुड की कितनी यूनिट खरीदी 20, क्योंकि ये जो y गुड है इससे सेटिस्फेक्शन मेरा कम होने लगा था, और जो x गुड है उससे मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा था। तो मैंने x का कंजप्शन ज़्यादा करना शुरू किया और y के कंजप्शन को क्या किया, मैंने धीरे धीरे कम कर दिया, ठीक है। ये वही बात है कि जैसे मान लो मार्केट में आप पिज़्ज़ा और पानी पूरी है, तो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा आप उसको कंजप्शन ज़्यादा करोगे। अगर आपको पानी पूरी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है अपॉन टू पिज़्ज़ा, तो आप पिज़्ज़ा को कम प्रेफर करोगे और पानी पूरी को ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। तो बस ये वही चल रहा है कि आपको इससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था और आपको एक्स गुड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कंपेरिजन टू वाई। तो आपने एक्स का कंजप्शन बढ़ा दिया और वाई का कंजप्शन धीरे धीरे कम कर दिया, लेकिन कॉम्बिनेशन सेम ही चलेगा, मतलब इनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। इसके बाद 3 यूनिट्स मैंने एक्स की कंज्यूम की और 16 यूनिट्स मैंने वाई की कंज्यूम की। फिर ये मेरा फोर्थ कॉम्बिनेशन 4 यूनिट एक्स की और 13 यूनिट्स वाई की। इसके बाद मेरा फिफ्थ कॉम्बिनेशन है जिसमें एक्स की मेरी 5 यूनिट है और वाई की मेरी 11 यूनिट्स है। और सिक्स्थ कॉम्बिनेशन में मैंने एक्स की 6 यूनिट्स को कंज्यूम किया और वाई की 10 यूनिट्स को कंज्यूम किया। ये जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं इनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा कांस्टेंट है, सेटिस्फेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। जितना सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ मिल रहा है उतना सेटिस्फेक्शन मुझे लास्ट पॉइंट पे भी मिलेगा, ठीक है। ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब ये कर्व कैसे ड्रॉ होता है ये भी देख लो। ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट, और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व, और पीछे वाला जो मैंने टेबल दिया था उसी का ही ये है। अब ये देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए पे जो कॉम्बिनेशन है और पॉइंट बी पे जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। देखो इक्वल पॉइंट पे है, ये इक्वल स्टेज पे है ये।
तो ये लोग सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं लेकिन कॉम्बिनेशन अलग है। यहाँ पे एक्स की यूनिट कम है और वाई की यूनिट ज़्यादा है। फिर यहाँ पे मैंने एक्स की यूनिट को बढ़ा दिया, पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई एक्स की यूनिट, और वाई की यूनिट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, मतलब नीचे की तरफ आ गई। तो वाई की यूनिट कम हो गई और एक्स की यूनिट बढ़ गई, और इस कॉम्बिनेशन में एक्स की यूनिट को और बढ़ा दिया और वाई की यूनिट को और कम कर दिया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में जो यूनिट्स है वो चेंज हो रही है लेकिन उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम ही लेवल पर है। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपके कॉम्बिनेशन में चेंज होता है। तो इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया होगा, वो कर्व जिसके अंदर जो भी गुड्स होती है उनके कॉम्बिनेशन को आप बना सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा हमारा, सेम। इसके बाद पढ़ते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो पीछे एक पॉइंट आया था कि एमआरएस क्या होता है, तो देखो एमआरएस इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड एक्स ऑन गुड वाई एंड गुड वाई। ठीक है, तो एमआरएस वो रेट होती है जिसके अंदर एक कंज्यूमर प्रिपेयर्ड रहता है गुड एक्स के बदले में गुड वाई को चेंज करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर मुझे y से कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और x से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं प्रिपेयर हूँ कि मैं x पर शिफ्ट हो सकती हूँ और y को धीरे धीरे कम कर सकती हूँ। अपन ने पीछे वाले टेबल में देखा था कि जैसे जैसे x की यूनिट बढ़ रही थी वैसे वैसे y की यूनिट कम हो रही थी। तो ये क्या है, एमआरएस है कि आपको x की यूनिट को बढ़ाने के लिए y की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो होता है हमारा एमआरएस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एमआरएस क्या होता है कि x की यूनिट बढ़ाने के लिए आपने y की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस किया, ये होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसलिए ये गिरता है क्योंकि हम एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट को हमें कम करना ही पड़ेगा। अगर हमने दोनों यूनिट को बढ़ा दिया तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंडिफरेंस कर्व के जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैंने दोनों के ही कॉम्बिनेशन को बढ़ा दिया कुछ यूनिट से तो सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा मेरा, वो सेम लेवल पर नहीं रहेगा। इसलिए हमें सेम लेवल पर सेटिस्फेक्शन रखने के लिए एक यूनिट को बढ़ाना पड़ता है और एक कमोडिटी को कम करना पड़ता है। तो ये जो हम यूनिट एक कमोडिटी को कम कर रहे हैं और एक कमोडिटी को बढ़ा रहे हैं, ये क्या होती है हमारी एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि एक को बढ़ाने के लिए हम दूसरे को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, इसके बाद बात आती है इंडिफरेंस मैप की। ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। जब ये जो डायग्राम ऊपर मैंने बताया इसी तरीके के 3 या 4 डायग्राम या जितने भी पॉसिबल हो उतने डायग्राम अगर हम एक ही ग्राफ में बना दें तो वो मैप बन जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे IC1 मतलब इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकंड, इंडिफरेंस कर्व थर्ड, 3 IC कर्व दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये जो 3 IC कर्व है ये क्या होते हैं हमारे इंडिफरेंस मैप कहलाते हैं। इसे कहते हैं हम लोग इंडिफरेंस मैप। ठीक है, जब इंडिफरेंस कर्व के सेट बन जाता है तो वो इंडिफरेंस मैप बोलते हैं उसे। इसके बाद बात आती है इसकी प्रॉपर्टी की। तो इसकी प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन भी हमेशा बनता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो बताती हूँ मैं अभी आपको। और ये जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। UGC नेट के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आता है और आपके RBSC और CBSE एग्ज़ाम्स में से भी इसमें से क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी अच्छा और पढ़ने लायक है और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग करता है ये, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एमआरएस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ IC। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पूछते तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करो, इसका रीज़न दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल देते हैं कि वाई डज इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू इट्स ऑरिजिन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, ठीक है। एक इसमें से बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है, वो क्या होता है वो भी हम बताएंगे। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, ये हमने पढ़ा ही था। ये देखो आपका इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसका, मतलब इसका जो कर्व है वो कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। दूसरा है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आप देखो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ठीक है, इस तरीके से इसका शेप है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम एक यूनिट को अगर यहाँ से यहाँ मतलब कम कर रहे हैं तो दूसरी यूनिट क्या हो रही है, यहाँ से इस पॉइंट पे बढ़ रही है, ठीक है। जब हम एक यूनिट को यहाँ से, मान लो ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ ले आते हैं, वाई यूनिट है ये, वाई कमोडिटी है जिसकी पहले हम इतनी यूनिट को कंज्यूम करते थे, लेकिन जैसे ही हमने एक्स की इस यूनिट से इस यूनिट पे शिफ्ट किया तो वाई की यूनिट को हमें यहाँ तक कम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो शेप है वो क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। तो सिंपल सा रीज़न है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है। तो आप लिख सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्स यूनिट या कॉमोडिटी एक्स का कंजप्शन बढ़ाने के लिए कॉमोडिटी वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कि कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसलिए ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व में जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना देती हूँ, ये एक कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन और ये तीसरा कॉम्बिनेशन, C1 C2 और ये C3, ठीक है। इसी तरीके से इस कर्व पे भी कॉम्बिनेशन बना देती हूँ, ये A1, ये C2 और ये मान लो B1, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दिए मैंने। अब ये जो कर्व है इसमें C1 C2 और C3 तो सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं हमें, और इसके अंदर A1 C2 और B1 ये भी हमें सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ C1 और A1 की, तो क्या ये मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कंपेयर करो, यहाँ पे मैं y की सिर्फ इतनी यूनिट कंज्यूम कर पा रही हूँ, जबकि यहाँ पे मैं y की इतनी यूनिट कंज्यूम कर पा रही हूँ। तो y की यूनिट ज़्यादा कहाँ कंज्यूम कर पा रही हूँ मैं, A1 पॉइंट पे, तो A1 पॉइंट से मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व में जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन देते हैं, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे गलत साबित हो रही है, ठीक है। वो सिर्फ इस पॉइंट पे सही साबित हो रही है कि ये C2 है तो दोनों पॉइंट सेम है और दोनों पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशन बने होते हैं, फिर वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करने लगते हैं, और जो कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके बाद यहाँ पे बात आती है, ये वाला मैप मैं वापस शो करती हूँ। इसके अंदर जितना ऊंचा जाएगा इंडिफरेंस कर्व उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। जैसे ये IC कर्व लोएस्ट है और ये IC कर्व हाईएस्ट पर है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी या इससे, ऑब्वियसली बात है इससे, क्योंकि इसके अंदर हमें क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, लेकिन सेम लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है कि जितना ऊंचा IC कर्व होगा उतना ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच द एक्सिस। अब आपने देखा होगा मैंने 4 डायग्राम दिखाया आपको। फर्स्ट डायग्राम ये रहा, इसके अंदर भी मेरे जो ये पॉइंट्स है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहे। मैप के अंदर भी जो मेरे पॉइंट्स है वो एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहे, और यहाँ पे भी मेरे एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट टच नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी कमोडिटी की 0 यूनिट का कंजप्शन नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ यूनिट का कंजप्शन करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट पे टच कब होते हैं? जब आप वाई की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे होते, या फिर इस पॉइंट पे कब टच होता है? जब आप एक्स की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे होते। तो जब आप
यूनिट को कंज्यूम ही नहीं करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो वो सेम लेवल पे सेटिस्फाइड कैसे करेंगे। तो ये भी जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है उसको गलत प्रूव कर रहे हैं। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये भी है कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उस पर ये कर्व टच नहीं होता है। अगर टच हो गया इसका मतलब ये वाई एक्सिस की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक पॉइंट पे, या फिर एक्स कॉमोडिटी की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक पॉइंट पे, और 0 यूनिट कंज्यूम करने से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए ये दोनों ही लाइन पे टच नहीं किए जाते। तो आई होप कि आप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे वीडियोस का बेनिफिट हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने कुछ आइडियाज़ भी मुझसे शेयर कीजिए कि और किस तरीके से हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। तो चलिए आज के लिए लेते हैं अलविदा। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।